Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 22nd of September 2022। 22 सितंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। लाइक करने में बिल्कुल शर्माइएगा नहीं, उसको आप ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जो कि प्रीलिम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइनिंग फॉरेक्स रिजर्व ऑन इंडिया। आपको बताना है कि कौन सा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर फॉरेक्स रिजर्व घटता है तो। पहला लिख रहा है इट विल अफेक्ट इंपोर्ट ऑफ द कंट्री, सेकंड लिख रहा है इट विल अफेक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, तीसरा कह रहा है इट विल हेल्प इन अप्रिसिएशन ऑफ रुपी, चौथा कह रहा है इट विल डिक्रीज द इन्फ्लेशन। आई होप आप अपनी तरफ से इसको अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे। मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप मैच कर लीजिए और फिर लास्ट में आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन थे जो आपसे बन रहे थे, ठीक है ना। आसान सवाल है, इसका आंसर होगा इट विल इम्पैक्ट द इंपोर्ट ऑफ द कंट्री। आप सबको पता है कि फॉरेक्स रिजर्व जो रहता है एक्चुअली उससे ही जो इंपोर्ट बिल है कई बार और इंटरेस्ट पेमेंट है वो सारी की जाती हैं। सो इट विल अफेक्ट द इंपोर्ट ऑफ द कंट्री, है ना। बाकी चीज़ें इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन इंपोर्ट पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड सवाल है, ACE2 वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू। आपको पता है ACE2 जो कि न्यूज़ में था वो किससे रिलेटेड है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिटवीन इंडिया चाइना बायलैटरल एग्रीमेंट, सस्टेनेबल फार्मिंग, डिक्रीजिंग बैड लोन्स एंड इंटरिंग द कोरोना वायरस। तो आपको बताना है कि इनमें से किससे रिलेटेड है ACE2। अगेन है इजी क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा भी गया था यूपीएससी में, अगर आपको याद हो तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी, कोरोना वायरस से रिलेटेड है ACE2, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब तीसरा भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, द टर्म्स प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक वॉज सीन इन न्यूज समटाइम्स। आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। ऑप्शन आर सर्विस सेक्टर, गिग वर्कर्स, ब्लॉकचेन या एग्रीकल्चर। तो दिस इज द क्वेश्चन, प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक किससे रिलेटेड है। तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर। वैसे मैंने आंसर आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, आप ज़रूर बताइएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपको याद है ना, मैंने आपको अभी कल परसों ही पढ़ाया था कि मर्जर जो ग्रेट मर्ज हो रहा है, द ग्रेट मर्ज ऑफ इथीरियम। इथीरियम जो है अपना वो सॉफ्टवेयर ओवरहॉल कर रहा है जिसमें वो प्रूफ ऑफ वर्क से चेंज करके प्रूफ ऑफ स्टेक की नई टेक्नोलॉजी में जा रहा है ना, जिसमें फिर उसको वैलिडेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि माइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने आपको बताया हुआ था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये 3 सवाल थे, आप बताइएगा कि कितने आपने सही किए, ठीक है ना। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली न्यूज़ है आज की, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च्ड द स्किल यानी कि एक स्किल ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़ ऐप, ठीक है ना। याद रखिए क्या नाम है इसका, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़ ऐप, स्केल ऐप किया है। तो पहले तो आपको एक कॉमन सेंस दिमाग में रख लेना है अपने कि स्केल ऐप जो है वो लेदर एम्प्लॉयज़ के लिए, स्केल ऐप जो है वो लेदर एम्प्लॉयज़ के लिए है। अब स्केल ऐप इज़ बेसिकली फॉर लेदर एम्प्लॉयज़, लॉन्च्ड बाय द लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल। एक लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल है, उसने इसको लॉन्च किया है। पर्पस इज़ टू मेक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर स्किलिंग, लर्निंग, असेसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीड्स ऑफ द लेदर इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो लेदर इंडस्ट्री के जो भी स्किल डेवलपमेंट है, उसकी लर्निंग है, असेसमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, वो सारी चीज़ें वन स्टॉप सोल्यूशन वन ऐप के अंतर्गत देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। It allows people from all the age groups who are interested in the leather craft to access online live streamed classes from the state of art studio at its office। तो ये बेसिकली हेल्प करता है ऐसे लोगों को जो लोग लेदर क्राफ्ट में इंटरेस्टेड हैं कि वो आ करके इस ऐप में जो क्लासेस हैं लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड वो ले सकते हैं और इसके बारे में सीख सकते हैं। लेदर इंडस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं कि द लेदर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 13% ऑफ द वर्ल्ड्स लेदर प्रोडक्शन ऑफ हाइट्स स्किन। India is the second largest producer and consumer of footwear in the world. It accounts for 9% of the world's footwear production। तो वर्ल्ड का 9% फुटवेयर प्रोडक्शन देख लो, चाहे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस देख लो, चाहे वर्ल्ड के 13% आप लेदर प्रोडक्शन देख लो हाइट स्किन का, वो इंडिया में होता है। लेदर इंडस्ट्री काफ़ी लीडिंग है ना। कानपुर वाला सेक्टर आपको पता होगा, कानपुर सेक्टर जो गंगा का है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड भी है इसी लेदर इंडस्ट्री के ही कारण है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
आगे मूव करते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ बीन लॉन्च। तो वर्ल्ड की पहली ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स उसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो कार्बन ट्रैकर एंड ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, दो संस्थाएं हैं, कार्बन ट्रैकर एंड ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, जिन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड की ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और इससे बेसिकली क्या बताना चाहते हैं, पर्पस क्या है? ये पर्पस है कि वर्ल्ड के फॉसिल फ्यूल की जो प्रोडक्शन है, जो रिजर्व्स हैं, जो एमिशंस हैं, उनको ट्रैक करना, ठीक है ना। अब ये ग्लोबल रजिस्ट्री है, मतलब कि एक डेटाबेस बनाया जाएगा, है ना। इट्स अ ग्लोबल रजिस्ट्री, दैट मीन्स देयर विल बी अ डेटाबेस ऑफ द कोल रिजर्व्स, कार्बन रिजर्व्स एंड कार्बन एमिशंस एंड कार्बन प्रोडक्शंस, है ना। कहाँ पे कितना हो रहा है, कार्बन एमिशंस कहाँ पे कितना हो रहा है, तो उसको ट्रैक करने के लिए बेसिकली ये ग्लोबल रजिस्ट्री फॉर फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन ट्रैकर और ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर नाम की संस्थाओं ने बनाया है। नाउ इट इंक्लूड्स डेटा फ्रॉम नियरली 50,000 ऑयल, गैस एंड कोल फील्ड्स इन 89 कंट्रीज। इट कवर्स 75% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स, प्रोडक्शन एंड एमिशन, ठीक है ना। तो ये जो रिजर्व है, ये रजिस्ट्री है, लगभग 75% ग्लोबल रिजर्व्स, प्रोडक्शन एंड एमिशन जो है वो कवर करती है, ठीक है ना। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा इसमें देखने को मिला है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया दे हैव इनफ फॉसिल फ्यूल्स स्टिल अंडरग्राउंड अनटैप्ड टू एग्जॉस्ट द वर्ल्ड्स रिमेनिंग कार्बन बजट। तो पहला तो इसने ये बताया कि भैया यूएसए और रशिया के पास अभी भी बहुत सारा अनटैप्ड कार्बन मतलब कि अंडरग्राउंड ये फॉसिल फ्यूल है ना, जो कि उन्होंने टैप नहीं किया गया है। और अगर उसको टैप कर लेते तो और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया कि ये कहा है कि द मोस्ट पोटेंट सोर्स ऑफ एमिशन इज़ द घावर ऑयल फील्ड इन सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में एक घावर ऑयल फील्ड है, वो बहुत ही पोटेंट सोर्स है आपके एमिशन का, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, घावर ऑयल फील्ड का नाम याद रख लीजिएगा सऊदी अरेबिया में, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तीसरी न्यूज़ अब आज की जो इम्पॉर्टेंट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट उसने एक रोड मैप लॉन्च किया है फॉर लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। अगर इंडिया को गार्बेज फ्री होना है, इंडिया की सिटीज़ को गार्बेज फ्री होना है, तो लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, लेगेसी वेस्ट क्या है, कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूँ, लेगेसी वेस्ट की कोई पहले तो ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। देयर इज़ नो ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ द टर्म लेगेसी वेस्ट। हाँ, लेगेसी वेस्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो ये होता है ऐसा वेस्ट जो कि बहुत दिनों से, इट हैज़ बीन केप्ट फॉर ईयर्स एट सम बैरन लैंड और अ प्लेस डेडिकेटेड टू अ लैंडफिल। मतलब एक या तो डंप साइट में, यानी कि कोई डंप साइट हो, यानी कि बैरन या लैंडफिल हो, या फिर कोई भी बैरन साइट जहाँ पे वेस्ट ईयर्स से पड़ा हुआ है, जो वेस्ट मटेरियल है, गार्बेज है, जो कि यहाँ पे साल 2 साल 3 साल से पड़ा हुआ है, वो आपका लेगेसी वेस्ट कहलाता है। बहुत पुराने समय से पड़ा हुआ वेस्ट आपका लेगेसी वेस्ट कहलाता है। तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए और या गार्बेज फ्री सिटीज़ दोनों के लिए अगर आप चाहते हैं तो लेगेसी वेस्ट को आपको एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, फ्रंट पेज की न्यूज़ आइटम्स में आते हैं। पुतिन मोबिलाइजेज मोर ट्रूप्स, सेज थ्रेट न्यूक्लियर थ्रेट नॉट अ ब्लफ। तो यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भैया न्यूक्लियर थ्रेट जो मैं दे रहा हूँ ना, वो कोई ब्लफ नहीं है ना। मैं पत्ते नहीं खेल रहा हूँ, 3 पत्ती नहीं खेल रहा हूँ आपके साथ जो ब्लफ करूँगा। मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं अगर हारने लगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वही वाली बात है कि आप चूँकि वॉर जो है वही हाल हो रहा है जैसा ब्रिटिशर्स का मराठास के साथ हुआ था, जब 1765 से 1772 से वो वॉर लड़ना शुरू किया जब उन्होंने, तो वो वॉर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वहाँ ब्रिटिशर्स जीत नहीं पाए थे, है ना। दैट वाज द एरा ऑफ डार्क फेज फॉर ब्रिटिशर्स को कहा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे रशिया के साथ भी हो रही है। रशिया यूक्रेन से जीत ही नहीं पा रहा है और ऐसे में अब पुतिन जो है वो थोड़ा बौखला रहे हैं, कह रहे हैं कि न्यूक्लियर यूज़ कर लेंगे। मैप देख लेना आप लोग ये थोड़ा, है ना। तो यहाँ पे आपको रशिया दिख रहा है, दिस इज़ ये रशिया वाला पोर्शन है ना। ये आपका लुहांस्क का पोर्शन है, ये दोनेत्स्क का पोर्शन है। मैंने आपको बताया कि ये दोनों को जोड़ दो तो आपको दोनबास रीजन मिल जाएगा, दिस इज़ द दोनबास रीजन, है ना। यहाँ पे आपका ज़ैपोरिज़िया प्लांट है। ये कहाँ पे देखो, जैसे यूक्रेन का ये नदर्न पार्ट ही है ना। यूक्रेन का नदर पार्ट बोल रहा हूँ, यूक्रेन के ही उसमें आता है ज़ैपोरिज़िया। ये यूरोप का आपका सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन का, यूरोप का, ठीक है ना। तो
तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ज़ैपोरिज़िया, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ये आपका ओडेसा वाला पोर्शन है, ओडेसा, एंड यहाँ पे आपका क्रीमिया है, दिस इज़ क्रीमिया। क्रीमिया में आपका सेवास्टोपोल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ सेवास्टोपोल का पोर्ट है, यहाँ पर आपका सेवास्टोपोल है। इट वॉज एनेक्स्ड बाय रशिया इन 2014। क्रीमिया को एनेक्स किया था रशिया ने 2014 में, उसके बाद इसको G8 से हटा दिया गया था, फिर है ना, G8 से हटाया गया था। फिर ये सदर्न कुछ पोर्ट देख लो, मारियोपोल है ना, बर्डियान्स्क है, ये कुछ पोर्ट्स याद रखना है। ओडेसा याद रखिएगा, ज़ैपोरिज़िया याद रखिएगा, लुहांस्क एंड दोनेत्स्क मैंने आपको बता दिया, तो ये आप याद रखिएगा। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे देखते हैं क्या और न्यूज़ आइटम्स हैं, अगर कोई देखते इंपॉर्टेंट हो तो। अ सेंचुरी लेटर निज़ाम सॉर्ड टू रिटर्न टू इंडिया, तो यहाँ पे आपको एक सरपेंट सॉर्ड दिख रही होगी। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि ये सरपेंट सॉर्ड अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, है ना, बस सरपेंट सॉर्ड है इसलिए थोड़ा एक क्वेश्चन बनने की संभावना है, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं यूपीएससी। ये 14th सेंचुरी की सरपेंट सॉर्ड है, जो कि ग्लासगो, स्कॉटलैंड से वापस आ रही, ग्लासगो से वापस आ रही है, सॉरी, है ना, ग्लासगो से। एंड ये वहाँ पे वैसे तो चोरी की है, हमने कहा कि चोरी की है ना, लेकिन जो इनको रखने वाले अभी तक के लोग थे, उनका ये कहना है कि ये वहाँ पे ख़रीदी गई थी, राजा से ख़रीदी गई थी। इट वाज परचेज्ड इन 1905, है ना। ग्लासगो आपका स्कॉटलैंड में है, ये तो आपको पता ही कैपिटल है। अब देखो, इनका ये कहना है कि महाराजा किशन प्रसाद जो थे, महाराजा किशन प्रसाद 1905 में उन्होंने जनरल सर जनरल आर्कीबार्ड हंटर जो थे, कमांडर इन चीफ बॉम्बे कमांड के थे, एंड उन्होंने महाराजा सर किशन प्रसाद बहादुर यामीन उस सल्तनत इनसे ख़रीदी थी। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद दैट टाइम, ठीक है ना। तो जनरल आर्कीबार्ड हंटर ने ख़रीदी थी, किससे ख़रीदी थी? महाराजा सर किशन प्रसाद बहादुर यामीन उस सल्तनत, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद, ठीक है ना। तो ऐसा उनका फैक्ट कहता है। अब बाकी तो हम नहीं जानते क्या सच्चाई है, लेकिन हमारा कहना है कि चोरी की है। तो ये याद रखिएगा, निज़ाम की जो तलवार है, सरपेंट सॉर्ड से बोलते हैं, ये वापस आएगी। डेटा सजेस्ट्स रोहिंग्या माइग्रेंट्स हैव लिंक्स विद पाक टेरर आउटफिट्स। अब यहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट है, उसका ये कहना है कि कुछ डिस्टर्बिंग फैक्ट्स पता चले हैं फ्रॉम द सिक्योरिटी एजेंसीज, जो हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन सब ने भी ये फैक्ट दिया है कि कई रोहिंग्याज जो माइग्रेंट्स हैं, उनके लिंक्स हैं विद द पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। और ऐसे कई इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, जो कि म्यांमार से आ रहे हैं अपने इंडिया के रीजन में इनटू इंडिया वाया बीनापोल, हरिदासपुर एंड हिल्ली, जो कि वेस्ट बंगाल रीजन में है, एंड सोनामोरा त्रिपुरा और कोलकाता एंड गुवाहाटी वाले रीजन से, ठीक है ना। तो बीनापोल हरिदासपुर, हिल्ली आपका वेस्ट बंगाल में है, सोनामोरा आपका त्रिपुरा में है, एंड कोलकाता एंड गुवाहाटी वाले रीजन से ये आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको मैप में दिखा दूं कि कहाँ पे रोहिंग्याज थे। तो अगर आप ये मैप देखें तो म्यांमार का आपको मैप दिख रहा होगा, दिस इज़ द म्यांमार वाला पोर्शन, यहाँ पे उसकी कैपिटल नेपीदो, और यहाँ पे है रखाइन स्टेट, जो बिल्कुल इसका कहना चाहिए ये कौन सदर्न साउथ वेस्ट वाला पोर्शन जो है, वहाँ पे आपका रखाइन स्टेट है, दिस इज़ द रखाइन स्टेट, एंड रखाइन स्टेट में ही इनका ओरिजिन था, है ना। तो रोहिंग्याज जो थे, देवर, देखो यहाँ लिखा है हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रोहिंग्याज हैव लेफ्ट द एथनिक होमलैंड ऑफ रखाइन स्टेट। इनका जो एथनिक होमलैंड है वो एक्चुअली में रखाइन स्टेट ही है। वहाँ से फिर ये गए और देन दे मूव टू द कॉक्स बाज़ार एरिया ऑफ बांग्लादेश, जुड़ा हुआ एरिया है। तो कॉक्स बाज़ार वाला जो एरिया है, दैट इज़ द बांग्लादेश पार्ट, वहाँ पे चले गए थे। अब बांग्लादेश भी क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक पोर्ट है इनका, पोर्ट नहीं, आइलैंड है, भाषण 4 जिसको बोलते हैं, क्या नाम है, भाषण 4 आइलैंड है। वहाँ पर इसको रोहिंग्यास को ये इस्टेब्लिश करवाना चाहता है बांग्लादेश, ठीक है ना। तो ये कॉक्स बाज़ार चिट्टागोंग वाले पार्ट में है, आपका बांग्लादेश में ही आता है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अगली न्यूज़ देखते हैं यहाँ पे, इसरो सक्सेसफुली टेस्ट्स हाइब्रिड प्रपल्शन सिस्टम टू एड द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। तो इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है हाइब्रिड प्रपल्शन सिस्टम। अब पहला सवाल तो दिमाग में आना चाहिए कि हाइब्रिड प्रपल्शन सिस्टम होता क्या है। तो एक हाइब्रिड मोटर यूज़ किया जाता है हाइब्रिड प्रपल्शन सिस्टम में, और हाइब्रिड मोटर वो मोटर होता है जो कि या तो सॉलिड और लिक्विड, जो कि सॉलिड फ्यूल यूज़ करता है और लिक्विड ऑक्सीडाइजर यूज़ करता है, ठीक है ना। मतलब कि ये सॉलिड या लिक्विड कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करता है, हाइब्रिड है, इसलिए सॉलिड फ्यूल यूज़ करता है और लिक्विड ऑक्सीडाइजर यूज़ करता है, ठीक है ना।
दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और ये टेस्ट फायर हुआ है इसरो के प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में। इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, लिख लीजिएगा। इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है ना, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। तो इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स इज इन महेंद्रगिरी तमिलनाडु। हाइब्रिड सिस्टम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा ग्रीनर होता है, मतलब कि कम एमिशन करता है। इट इज़ मच सेफर टू हैंडल एंड पेव्स द वे फॉर न्यू प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज फॉर फ्यूचर मिशंस, है ना। तो याद रखेगा, ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा ग्रीनर होता है, सेफर टू हैंडल होता है, एंड पेव्स द वे फॉर न्यू प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज फॉर द फ्यूचर मिशंस। तो ये आप याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 30 किलो न्यूटन हाइब्रिड मोटर यूजेज। यहाँ पे देखो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है एल्यूमिनाइज्ड सॉलिड फ्यूल, दिख रहा है, सॉलिड फ्यूल यूज़ हो रहा है, एल्यूमिनाइज्ड सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन एक्स ऑक्सीडाइजर। तो यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड का ऑक्सीडाइजर यूज़ हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजर में लिक्विड ऑक्सीजन है और फ्यूल में एल्यूमिनाइज्ड सॉलिड फ्यूल है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आप इसको समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। द एम्बिट ऑफ फ्रेटर्निटी एंड द वेजेस ऑफ ऑब्लिवियन। यहाँ पे ऑथर ने बात की है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की। दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स इन द ट्रिनिटी। ये कोट है बी आर अम्बेडकर जी का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि दीज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स। दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट टू डाइवोर्स वन फ्रॉम द अदर, अगर आप एक को दूसरे से अलग कर देते हो, द डाइवोर्स वन from the other is to defeat the very purpose of democracy, then you defeat the very purpose of democracy। बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1949 में कहा था, ठीक है ना। अब आपको पता होगा प्रियम्बल में चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो फ्रेटर्निटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल के लिए, है ना, कि आप उसको रिस्पेक्ट से ट्रीट कर रहे हो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता ही होगा कि फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, हार्मनी की जो फीलिंग होती है एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि ये जो फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना किसी गवर्नमेंट या स्टेट के हाथ में नहीं है, ये हर इंडिविजुअल के हाथ में है। द हार्मनी एंड ब्रदरहुड इट्स नॉट इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स नॉट इन द हैंड ऑफ द स्टेट, रादर देन दैट इट इज इन द स्टेट ऑफ इट इज इन द हैंड ऑफ द सिटीजन। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन इन ऑर्डर टू अटेन दैट। और यही चीज़ 1976 में जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, आर्टिकल 51A आया, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आई, तो उसका ई जो पार्ट था वो कहता है इट मेक्स ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियंस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़। तो इन सारी डाइवर्सिटीज़ के बावजूद हमें हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन को प्रमोट करना है। ये हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर सिटीज़न की ड्यूटी है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1976 में जब आई उन्होंने कहा, ई वाला पोर्शन जो था उसने कहा, ठीक है ना। The idea of fraternity is based upon the view that people have responsibilities to each other। तो जो fraternity है इसका मतलब क्या है, जब हम सोसाइटी में रहते हैं, we live in a cooperation, जब हम cooperation में रहते हैं then ऐसा नहीं कि दूसरे की हमारे प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसी दूसरे की हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे हमारी भी दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो आइडिया है फ्रेटर्निटी का, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था और वहाँ का बेसिक जो एम था वो था कि डू नॉट डू टू अदर्स वॉट यू वुड नॉट वांट देम टू डू टू यू। मतलब कि दूसरों के साथ ऐसे कार्य मत करो जो आप नहीं चाहते कि दूसरे आपके साथ करें, है ना। तो मतलब दूसरों के साथ आपको अच्छा करना है। यू हैव टू ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट, यू हैव टू ट्रीट देयर रिलीजन विद रिस्पेक्ट, यू हैव टू ट्रीट देयर सोसाइटी विद रिस्पेक्ट, यू हैव टू ट्रीट देयर ट्रेडिशंस विद रिस्पेक्ट। और जब आप इस तरीके से रिस्पेक्ट के साथ दूसरे को ट्रीट करोगे तभी आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, देन ओनली यू विल गेट रिस्पेक्ट एज वेल। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ऑथर ने बताई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और ऑथर ने इसके अलावा ये भी कहा कि देखो ये ज़रूरी है कि जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी अगर है, अगर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है तो ये सारे जो आइडियल्स हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के, ये इक्वली वहाँ पे फॉलो होंगे, है ना। इनइक्वालिटीज़ वहाँ पे नहीं रहेंगी। देखो लिखा है कि अगर सक्सेसफुल वर्किंग डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे क्या क्या होगा, देयर शुड बी
absence of inequalities, presence of an opposition, equality of law and administration, observance of constitutional morality, मतलब constitutional morality को लोग follow करेंगे, avoidance of tyranny and a functioning of moral order in society and public conscience. ये सारे features जो हैं they are the features of a successful work in democracy. Please write them down one by one और अपने notes में ऐड कर लो ताकि कल को अगर मेंस का कोई क्वेश्चन है तो आप इसको ऐड कर सको. I hope you got clarity regarding all these articles. आगे मूव करते हैं रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रिमिनल्स. अब ये जो आर्टिकल लिखा गया रिगार्डिंग द रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफाई किए रूल्स फॉर गवर्निंग द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022. तो अभी रिसेंटली रूल्स निकाले गए हैं फॉर रूल्स गवर्निंग द क्रिमिनल्स प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ 2022 के लिए. तो ये जो एक्ट था क्रिमिनल्स प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 उसके लिए रूल्स नोटिफाई किए गए हैं, क्योंकि जब तक रूल्स नोटिफाई नहीं होते तब तक ये एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो सकता था. द एक्ट वुड नॉट हैव बीन इंप्लीमेंटेड. ठीक है ना. अब ये जो एक्ट है, ये जो लेजिस्लेशन है, ये आपको पता है इट वुड इनेबल द पुलिस एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू कलेक्ट, स्टोर एंड एनालाइज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स इंक्लूडिंग रेटिना एंड आइरिस स्कैन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन. तो ये जो एक्ट है ये अलाउ करेगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि वो कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स को. मतलब कि फिजिकल सैंपल्स में जैसे उसकी हाइट, वेट, ये सब तो ठीक है, उसका रेटिना स्कैन ये होगा. बायोलॉजिकल सैंपल्स में उसका सलाइवा है ना. तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज स्टोर कर सकती हैं, कलेक्ट कर सकती हैं और उसको एनालाइज कर सकती हैं. ये जो एक्ट आया 2022 में ये हटाएगा किसको रिपील करेगा? ये रिपील करेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को, जो कि कहा जा रहा है कि 100 साल से ज़्यादा पुराना एक्ट था और इस कारण से बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं, नई मॉडर्न टेक्निक्स है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं थी, क्योंकि 1920 में वो टेक्निक्स बनी ही नहीं थी, है ना. तो इनका स्कोप जो था वो काफ़ी लिमिटेड स्कोप था और इस कारण से अब जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत थी, इसीलिए नया एक्ट लाया गया है. अब आपको पता होना चाहिए कि जो अभी मेजरमेंट टेक्निक्स है एडवांस्ड कंट्रीज वाली, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई नए वाले एक्ट के अंतर्गत. नाउ द एक्ट एम्पावर्स अ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव मेजरमेंट विच टिल नाउ वाज रिजर्व्ड फॉर कन्विक्ट्स एंड दोज इन्वॉल्व्ड इन हीनस क्राइम्स. तो ये जो एक्ट है ये पावर देता है मजिस्ट्रेट को कि वो डायरेक्ट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, कैन डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव मेजरमेंट्स विच टिल नाउ वर रिजर्व्ड ओनली फॉर द कन्विक्ट्स ऑफ हीनस क्राइम्स. अभी तक जो चीज़ केवल हीनस क्राइम्स के कन्विक्ट्स के लिए थी वो मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी को भी कर सकता है. ऑल्सो इट इनेबल्स द पुलिस अप टू द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल टू टेक द मेजरमेंट्स ऑफ एनी पर्सन हु रेजिस्ट्स और रिफ्यूजेस टू गिव द मेजरमेंट्स. तो ये जो एक्ट है ये अलाउ करता है हेड कांस्टेबल रैंक के ही ऑफिसर को भी कि वो अगर चाहे तो मेजरमेंट्स ले सकता है अगर कोई व्यक्ति रेजिस्ट करता है. तो ये काफ़ी वाइड पावर से जो कि दी जा रही हैं. आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या मेजरमेंट्स इंक्लूड होंगे. फिंगर इंप्रेशंस, पाम प्रिंट, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ, आइरिस रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स, देयर एनालिसिस, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग सिग्नेचर्स, हैंड राइटिंग or any other examination referred to in section 53 और सेक्शन 53A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. तो CRPC के सेक्शन 53 या 53A कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं की जा सकती हैं. दो इट हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स कुड इंक्लूड DNA प्रोफाइलिंग और नॉट. ये इसमें मेंशन नहीं किया गया है. इट हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड वेदर एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स इंक्लूड DNA प्रोफाइलिंग और नॉट. तो DNA प्रोफाइलिंग इसके अंदर इंक्लूडेड है कि नहीं ये स्पेसिफाइड नहीं है. वॉट अबाउट द कंसर्न्स अबाउट द एक्ट बीइंग मिसयूज. तो अभी जो रूल्स नोटिफाई किए गए हैं उसने ये कहा है कि जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में आएंगे, जैसे सेक्शन 107, सेक्शन 108, सेक्शन 109, 110, 44, 145, 150, इनके अंदर जो CRPC में आएंगे उनके नहीं लिए जाएंगे अनटिल एंड अनलेस the person is arrested or charged in connection with some other punishable offenses. तो इन प्रिवेंटिव डिटेंशन बस में अगर कोई आया है तो उसके नहीं लिए जाएंगे. ठीक है ना. तो ये आपको याद रखना. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट.
रिपोजिटरी किसके पास रहेगी, तो द रिपोजिटरी विल स्टे विद द NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, MHA के अंदर ही आती है। इट विल बी द वन स्टॉप एजेंसी फॉर स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग द डेटा ऑफ द अरेस्टेड पर्सन्स, है ना। याद रखिएगा NCRB जो है वो इसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएगा, उसके बेसिस पे ये स्टोर करेंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। डेटा क्या डिलीट हो सकता है, तो यस देयर इज अ प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना, लेकिन वो अभी स्पेसिफाइड किए जाएंगे बाय NCRB, वो रूल्स स्पेसिफाई किए जाएंगे बाय द NCRB एंड द रूल्स स्टेट दैट एनी रिक्वेस्ट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड शैल बी मेड टू द नोडल ऑफिसर हु इज टू बी नॉमिनेटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है ना। तो नोडल ऑफिसर के सामने आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी फॉर द डिलीशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, और ये आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब नेशनल मेडिकल काउंसिल ने क्या, नेशनल मेडिकल कमीशन ने प्रपोज किया है इंटीग्रेटिंग मॉडर्न मेडिसिन विद अदर ब्रांचेस, जैसे कि आयुर्वेदा एक ब्रांच हो गई, तो मॉडर्न मेडिसिन को इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका निकाला उन्होंने कहा कि एक इस्टेब्लिश करेंगे हम डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन रिसर्च इन मेडिकल कॉलेजेस में डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन रिसर्च हम बनाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन रिसर्च, जो कि तीनों को कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड रोज डे जो होता है, इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन September 22। वर्ल्ड रोज डे 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कैंसर पेशेंट्स, तो याद रखिएगा, इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कैंसर पेशेंट्स, डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द कैंसर पेशेंट्स। अगली न्यूज़ है, रतन टाटा एंड केटी थॉमस आर द ट्रस्टीज ऑफ PM केयर्स। नाउ यूनियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, दे हैव अपॉइंटेड वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज केटी थॉमस एंड फॉर्मर लोकसभा डिप्टी स्पीकर करिया मुंडा एज द ट्रस्टीज ऑफ द PM केयर्स फंड। तो PM केयर्स के ट्रस्टीज इन तीन लोगों को बनाया गया है, केटी थॉमस, रतन टाटा एंड करिया मुंडा, तो इनके नाम आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अ पुश फॉर द फ्रेमवर्क ऑन फार्मर्स राइट। अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अभी रिसेंटली एक 9th मीट चल रहा है, 9th कन्वेंशन चल रहा है, किसका, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर का, ITPG-RFA, जो कि 2001 में आया था साइन होने के लिए, 2004 में इन्फोर्स हुआ। और आपको बता दूं 149 सिग्नेटरीज हैं इस ट्रीटी के, और इंडिया एक सिग्नेटरी है, यस इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ दैट। फार्मर राइट्स की बात करता है, जेनेटिक रिसोर्सेज जो एग्रीकल्चर जेनेटिक रिसोर्सेज उनकी बात करता है। तो हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि देयर शुड बी द क्रिएशन ऑफ एन ऑप्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मर्स राइट। पहले तो फार्मर्स राइट के हितों की बात की गई, दूसरी उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, मतलब एक रिपोजिटरी बनानी चाहिए फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, फूड एंड एग्रीकल्चर नीड्स, ताकि फुलफिल हो सके, रिसर्च की जा सके, और इसकी एक रिपोजिटरी बनानी चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ADB pairs India's financial year 23 GDP growth forecast to 7% from 7.5%। तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमारा ग्रोथ वो जो है प्रॉस्पेक्ट वो कम कर दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको याद रखना 1966 में बना था, इसका हेड ऑफिस मनीला फिलीपींस में है, 67 मेंबर्स हैं फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन। दिस बैंक वॉज मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ वर्ल्ड बैंक के मॉडल में है। अच्छा, क्या इसमें सिर्फ एशियन मेंबर्स हैं? नहीं, एशियन मेंबर्स नहीं, मैंने आपको बताया एशिया पैसिफिक रीजन से, तो इट नॉट ओनली फ्रॉम द एशियन रीजन बट एशिया पैसिफिक रीजन। अमेरिका भी इसका मेंबर है। जापान होल्ड्स द लार्जेस्ट शेयर 15.677, जापान लार्जेस्ट है। उसके बाद USA है 15.567, फिर चाइना है 6.473, फिर इंडिया आता है 4th नंबर पे 5.812। तो ये आपको याद रखना है। और ADB की एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक इज द रिपोर्ट। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.